रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्म्ड डिफाइंड ओवर अ सेट। इससे पहले हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पढ़ी और इनफॉर्मल बेस सीक्वेंस का पढ़ा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हमने एक फंक्शन लिया था एक्स एन ई की पावर में माइनस एन एक्स, उसकी कन्वर्जेंस चेक की थी। फिर हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन था, उसकी कन्वर्जेंस चेक की। तो अगर आपने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं पढ़ा और आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ने लग पड़े हैं तो इससे पहले आप मेरा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का लेक्चर जाकर सुने, उसको आप समझें, देन आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर आएँ। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्म डिफाइंड ओवर अ सेट। नॉर्म कहाँ पर डिफाइन होती है? नॉर्म डिफाइन होती है आपके किसी सेट पर। अब और नॉर्म होता क्या है? नॉर्म होता है सबसे बड़ी वैल्यू किसी भी सेट की, वो होता है नॉर्म। किस तरह से बड़ी वैल्यू? अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आपके पास कोई सेट है, जैसे कि जी, आपके पास कोई सेट है, जैसे अभी हम चेक करते हैं इसको। आपके पास कोई जी सेट, उसने कहा है जी आपके पास कोई सेट और वो किसी एस के ऊपर डिफाइन है। और वो आप क्योंकि रियल एनालिसिस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें उसकी जो कोड मेन है वो क्या है? वो है आर। तो आपके पास कोई जी सेट वो किसी एस के ऊपर डिफाइन है और वो उसकी कोड मेन जो है वो आर है। तो अगर आप उस फंक्शन की लार्जेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, जो उस फंक्शन को वैल्यूज़ को चेक करेंगे, कोड मेन को चेक करेंगे एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पर, तो उसकी सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो उसका क्या होगी? वो उसका नाम हो गई। हम इस पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आगे हम नॉर्म को कंसीडर करते हुए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चलाएंगे। तो यूनिफॉर्म नॉर्म फिर से सुन लें कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है किसी भी सेट की, उसे कहते हैं नॉर्म। डिफाइन किसी सेट पर डिफाइन होना। तो सुप्रीमम का मतलब, सुप्रीमम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपके पास किस तरह से ये डिफाइन है? आपके पास कोई जी सेट पर नाम है, ठीक है, नॉर्म आप मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं और वो किसी एस सेट के ऊपर है। देन आप उसका सेट का कि एक्स वैल्यूज़ पर उसकी नॉर्म लेंगे और उसके ऊपर उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आप उसे लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ। सुप्रीमम लिखेंगे। सुप्रीमम का दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा लीस्ट अपर बाउंड, आपने MTS 621 रियल एनालिसिस कोर्स 1 में पढ़ा होगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आपका जो एक्स जो था यहाँ पर क्या था? एस से बिलोंग करता था। अब सुप्रीमम भी हमने ले लिया, सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो उसका नॉर्म होगी। अब हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जी। अब हम इसी फंक्शन को देखकर ये लेमा डिफ़ाइन किया है। क्या लेमा डिफ़ाइन हुआ हुआ है यहाँ पर कि कहता है इसी फंक्शन पर उसने लेमा डिफ़ाइन किया। अगर आपने कहा है कि एस सेट के ऊपर दो फंक्शन डिफ़ाइन है जी और एच, तो आप किस तरह से इसकी नॉर्म को डिफ़ाइन करेंगे? तो आप अगर आपके पास जी प्लस एच है और वो उसकी नाम को डिफ़ाइन करना है तो आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करके देख लेते हैं। इसी तरह जी ऑफ एच मल्टीप्लिकेशन है तो आप उसकी नाम को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसको अच्छा, जी प्लस एच ऑफ एस है तो आप इसकी उसको सेपरेट करके इस फॉर्म में लिखें। इस शक्ल में अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ, इसको हम इस वाली को हम नॉर्म की फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो आप लिखेंगे, इसको हम डिफाइन करने लगे थे जी, आप इसको लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, सुप्रीमम ऑफ जी प्लस, अच्छा जी, सुप्रीमम ऑफ, नहीं हो रहा ऐसे, चलें, अच्छा, सुप्रीमम ऑफ जी प्लस एच और आप इसको एक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। किस तरह से आप लिखेंगे? सुप्रीमम लिखेंगे आप लिखेंगे जी प्लस एच और एक्स के ऊपर डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने ये लिखा हुआ है सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ एक्स था तो आपके पास यहाँ पर फंक्शन क्योंकि जी प्लस एच हो गया तो बस हमने सुप्रीमम लिखा और जी प्लस एक्स एच फंक्शन कर दिया और एक्स पे डिफाइन कर दिया। अब इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ समझ नहीं आती लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब हमने इसको इस तरह से सबसे पहले लिखना है, फिर आपने इसको सेपरेट कर लेना है। आप सुप्रीमम लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सुप्रीमम और आप इसकी जी प्लस इन एच इंटू एक्स लिखा था, आप जी ऑफ एक्स लिखते हैं प्लस एच ऑफ एक्स लिखते हैं और इसकी नॉर्म को बंद कर दें। फिर इनको सेपरेट कर लेते हैं। सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी नॉर्म को सेपरेट कर लिया। फिर सुप्रीमम ऑफ एच ऑफ एक्स और
इसकी नॉर्म को सेपरेट कर लिया। ये हमने दो सेपरेट फंक्शन निकाले हैं। ये इस तरह से सिंपल डिफ़ाइन करना था। नेक्स्ट वाले को भी इसी तरह से डिफ़ाइन करेंगे, थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन हो जाता है यहाँ पे भी। ये आपने लिखना है, इसकी आपने लिखनी है तो आप लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ जी एच और एक्स के ऊपर ये कोई डिफ़ाइन होगी। फिर आप इसको सेपरेट कर लें उसी तरह से जैसे ऊपर वाली को किया, सुप्रीमम जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों की को सेपरेट कर लिया। फिर इन दोनों के ऊपर अलग-अलग से सुप्रीमम, इसके ऊपर अलग से सुप्रीमम, इसके ऊपर अलग से सुप्रीमम, तो ये डिफ़ाइन हो जाएगा। तो आगे वो कहता है अगर आपके पास जी या एच जो है वो बाउंडेड है, बाउंडेड ऑन एस है। बाउंडेड होने का क्या मतलब है, आपके पास जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है वो जी जो फंक्शन है, आपके पास फंक्शन है जी और वो किसी एस सेट पर है, मतलब उसकी कोऑर्डिनेट एक्स में कोई जा रहा है, मतलब वो जी ऑफ एक्स फंक्शन है और उसकी जो नाम है वो एक्स जो है वो कहाँ से, एस से बिलोंग करता है। तो वो ऐसा फंक्शन कह रहा है कि वो बाउंडेड है। आप इसी तरह एच को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एच ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है और एक्स जो है वो एस में से जा रहा है और ये एक बाउंडेड फंक्शन है, तो आप उसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल नॉर्म। अब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में नॉर्म को यूज़ करेंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में नॉर्म का क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट एस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू द लिमिट फंक्शन एफ ऑन एस। इसकी डेफिनेशन पॉइंट वाइज से थोड़ी डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, वहाँ पर आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पढ़ते थे और फंक्शन जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर कन्वर्ज कर सकता था, लेकिन आपका जो जब यहाँ पर कन्वर्ज करेगा तो वो किसी एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, चाहे आपके पास एक्स कुछ भी हो जाए। तो मतलब आप यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आगे हर जगह यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपके पास कोई भी फंक्शन, उसकी nth टर्म, देन आपके पास फंक्शन वो किस जगह पर किसकी कौन से सेट पर डिफ़ाइन है, देन आप उसकी लिमिट लेंगे और उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, तो वो नॉर्म का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। और उसके लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो ये इसकी नॉर्म इम्पॉर्टेंट है कि वो नॉर्म पे डिफ़ाइन है, और दूसरी बात कि वो हमेशा एप्सिलॉन उसके लिए ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए और जो n है वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू n होना चाहिए। देयर इज़ एन इंटीजर n होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। वो कहता है एप्सिलॉन पे और n पे डिपेंड करता है। तो एप्सिलॉन का यहाँ पर काम देखें कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जी, आपके पास कोई भी फंक्शन है तो ये ना इस तरह से बना हुआ है, ये इसको आप कहते हैं एप्सिलॉन ट्यूब, क्योंकि वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू में आप एप्सिलॉन को ऐड करें या आप फंक्शन की वैल्यू में एप्सिलॉन को जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका फंक्शन उस वैल्यू के दरमियान में आना चाहिए। ठीक है, मतलब आप आपका फंक्शन इसमें और इसके अंदर लाई करेगा। देन नेक्स्ट है आपके पास सिंपल यही बात लिखी है कि जो भी हमने पढ़ी कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किस तरह से करता है। देन ये अगर आपके पास कोई इंटरवल आ जाता है ए बी, तो आप उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। आपके पास इंटरवल है ए बी, एस इक्वल है ए बी के, एफ इज़ द फंक्शन विद ग्राफ। आपने अभी ग्राफ देखा, आपका इंटरवल जो है वो ए बी हो गया। एस क्या था, एस क्या था, एक्स। तो आपका मतलब एक्स किस कहाँ पर आ गया, ए और बी। आपका इंटरवल क्लोज है तो ये वाला साइन आएगा। ठीक है, अब वाई इज इक्वल टू एफ एन एफ एक्स और लाइज इन द शेडेड बैंड। अब वो कहता है कि आपका एफ तो एक तरह से वैल्यू किस तरह से आएगी, जो आपके पास ये सारा जो शेडेड बैंड है वो कहता है वो डिफ़ाइन कर रहा है एफ एन एक्स को। ठीक है, ये सारी टर्म जो है वो इस तरह को, अब ये हम ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, हमने अभी इससे पहले सीखा था कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ एक्स के ऊपर लेते हैं। आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ इधर डिफ़ाइन होंगी, लेकिन वो वैल्यूज़ जो आपका फंक्शन जो आएगा वो एप्सिलॉन को पर डिपेंड करेगा। उसके बाद हमारे पास है कि अगर आप फंक्शन में से आप y इज इक्वल टू एफ एन एक्स आपने कह दिया है, तो अगर आपका y किस पर लाई करेगा, आपका y लाई करेगा अगर आप फंक्शन में से एप्सिलॉन को निकाल दें और अगर आप फंक्शन में एप्सिलॉन को ऐड कर दें तो आपका y लाई करेगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल हमने इससे पहले जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में पढ़ी थी, अब हम इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में डिस्कस करने लगे हैं। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आप जब इसको डिस्कस करेंगे, सेम वही बात हमने वहाँ पर देखा था कि हमारा फंक्शन कन्वर्ज कर जाता था पॉइंट वाइज।
और वो जब वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया था तो वो x इक्वल टू 0 पे किया था, आपका फंक्शन 0 हो गया था, टोटल फंक्शन की वैल्यू ये आई थी। अब हमने इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में चेक करना है, तो आप किस तरह से चेक करेंगे। आपके पास ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई है, आपके पास सिर्फ एफ एन है, तो आप एफ एन एस लिखेंगे। हमारा आंसर आया था ई की पावर माइनस एन एन माइनस एन। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में मेन बात क्या है कि हमेशा वो फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो आपने कहा, हम इसको मार्क करते हैं, आपने कहा कि आपके पास ई की पावर में माइनस एन जो है वो लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, अब आपने दोनों तरफ एक्स लॉग ले लेना है। जब आप लॉग लेंगे इस साइड पर तो आपका लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट आएगा माइनस एन लेस देन लॉग ऑफ एप्सिलॉन हो जाएगा। अब माइनस एन का साइन, माइनस एन दूसरी तरफ जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो एन साइन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और लॉग ऑफ एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये जो बात उसने यहाँ पर लिखी है ये वाली एन ग्रेटर देन टू माइनस लॉग एप्सिलॉन, ये इस तरह से लिखी है। अब वो कहता है ये फंक्शन अगर इस पॉइंट पर आ जाए तो वो कन्वर्ज कर जाता है। फॉर दीज वैल्यू ऑफ एन द ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एन एक्स, आपका जो 0 से इन्फिनिटी में लाई कर रहा है, लाइज इन द स्ट्रिप ऑफ, अब आपका फंक्शन जो है वो वाई इज इक्वल टू एफ एन एक्स हो गया है। मतलब आपके पास एफ एन एक्स सिर्फ रह गया, क्योंकि आपके पास आपने इधर देखा था आपका फंक्शन तो 0 हो जाता है, बाकी आपके पास सिर्फ ये वाला फंक्शन बचता है। और अगर आप एक्स पॉइंट्स पर चेक कर रहे हैं, आपका एक्स पॉइंट 0 से इन्फिनिटी तक वो कहता लाई कर रहा है, तो आपका जो अब वाई फंक्शन है वो किधर लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन से और प्लस एप्सिलॉन के दरमियान में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको देख लेते हैं। कोई ज़्यादा इसमें बात यह है, ये आपके पास MCQs आ सकता है, हम इसको चेक करते हैं। लेट एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑन एस, अब आपका फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, आपका फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर एफ से एस पर। इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एक्स जो है वो आपका एस से बिलोंग करता है और आपके पास इंटीजर एन है। ये हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे बात करें, यहाँ पे भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपके पास इंटीजर एन है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखें, विच में डिपेंड ऑन एक्स एज वेल एज एप्सिलॉन। अगर वो पॉइंट वाइज था तो वो डिपेंड कर सकता है एक्स पे भी और एप्सिलॉन पे भी, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में वो हमेशा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, एक्स पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। हमेशा एप्सिलॉन की वैल्यू उससे छोटी होगी तो वो कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली, और अगर वो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर भी सकता है लेकिन वो ज़्यादा एक्स पर डिपेंड करता है तो ऐसा फंक्शन पॉइंट वाइज होता है। ये था मेन डिफरेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। इसके बाद एक थ्योरम है, अगर फंक्शन कन्वर्ज कर जाता है यूनिफॉर्मली टू एफ एन एस, इफ़ एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑन एस, तो ये कहता है ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि फंक्शन अगर कन्वर्ज करता है एफ से एस पर तो एफ एन कन्वर्ज करता है पॉइंट वाइज, लेकिन इसका उल्ट जो है वो ठीक नहीं है, वो रॉन्ग है। अगर फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है तो वो कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता। क्या बात है कि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो वो पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज करेगा। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया था कि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल थी, हमने अगर हम इसको यूनिफॉर्मली पहले चेक कर ले तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया है, ठीक है, ये कन्वर्ज है। तो हम कहेंगे अगर कोई भी फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गया ना तो वो पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज होगा। लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो गया तो आपको उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी कि वो कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। यहाँ तक का आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका जो कन्वर्स पैर है, जो एक एग्जाम्पल है वो करेंगे और नेक्स्ट ऑनवर्ड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।